हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 15 जुलाई 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। दिन की शुरुआत करेंगे इस इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इंदिरा सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये बांध स्थित है नर्मदा नदी के ऊपर। आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने नर्मदा आंसर दिया था उन सभी का आंसर सही है। बाकी मैंने देखा कुछ लोगों ने तापी नदी आंसर दिया था। एक्चुअली तापी जो है वो नर्मदा के जस्ट नीचे से बहती है, लेकिन जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी के ऊपर ही स्थित है। ये जो बांध है ये मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो आप ये भी ध्यान रखें, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र को हल्का सा टच करते हुए फिर गुजरात के अंदर एंटर करते हुए जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ है वो पूरे करंट अफेयर का जस्ट तो होता ही है, साथ में स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा डेटा मैं आपको डेली उसमें देता हूँ। तो आप डेली पीडीएफ के लिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने नाटो के साथ एक पैक्ट साइन किया है मिलिट्री एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन को लेकर? इसका मतलब ये है कि ये देश नाटो के साथ ये पैक्ट चाहता है कि आने वाले समय में जो विमान वगैरह हैं उनकी खरीद फरोख्त लेन देन हो सके नाटो के साथ। तो ये देश है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का एक पूरा डेलीगेशन नाटो के हेडक्वार्टर पहुंचा और वहां पर इस पैक्ट को साइन किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नाटो के साथ किसी एशियन कंट्री ने इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई पैक्ट साइन किया हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको पता ही है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इस वॉर में यूक्रेन को फुल सपोर्ट है नाटो की तरफ से। और ऐसे में साउथ कोरिया जो है ये नाटो के साथ पैक्ट साइन कर रहा है, वो भी मिलिट्री एयर वर्दीनेस को लेकर। इसका सीधा मतलब यह है कि नाटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं अब वो साउथ कोरिया के बने हुए जो विमान हैं उनको खरीद पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये कहने की कोई बात नहीं है कि जब भी एशिया रीजन में नाटो को जरूरत पड़ेगी तो साउथ कोरिया को हमेशा नाटो का साथ देना पड़ेगा। तो ये केवल एक बिजनेस डील नहीं है, इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है जो कि आगे बहुत सारे समीकरणों को लेकर आएगी। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, जापान की कैपिटल है टोक्यो, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन एंड यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। बाय द वे नाटो की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसल्स। और ब्रसल्स कहाँ पड़ता है? ये बेल्जियम की कैपिटल है। इस टाइम पर पूरे दुनिया में 32 देश नाटो के मेंबर कंट्री हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोलनबर्ग। भारत सरकार के द्वारा ये कौन सा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पूरे भारत भर के स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एग्री श्योर नाम का ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इसका मेन उद्देश्य यह है कि इसके अंतर्गत भारत सरकार 750 करोड़ का निवेश करेगी। और इसका सीधा इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा कि भारत भर के जो किसान हैं हर साल आप देखते हैं कहीं ना कहीं त्रासदी आती है। जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर किसान ने मान लीजिए फसल बो दी तो बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल पूरी खराब हो जाती है। ऐसे में किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो 750 करोड़ है ये इस तरीके से यहाँ पर इनिशिएट किए जाएंगे कि किसानों को इसका फायदा मिले। जैसे कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में दूसरे सोर्सेस के थ्रू ये पैसे पहुंचाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे किसान जो कि रूरल इंटरप्राइजेस में आना चाहते हैं, मतलब कोई व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको लोन भी दिया जाए। ये कौन है जो कि लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं? ये इनका दूसरा कार्यकाल है, मतलब अगले 5 सालों के लिए अब ये फिर से राष्ट्रपति रहेंगे। तो लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से चुने गए हैं। कौन? इनका नाम है गितनास नौसेदा। क्या नाम है? गितनास नौसेदा। और लिथुआनिया कहाँ पड़ता है तो जरा आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप यूरोप का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पर यह आपको छोटा सा देश दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड लिथुआनिया। नॉर्थ में ये लातविया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और इधर आप
साउथ ईस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेलारूस के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इधर आप साउथ वेस्ट में देखेंगे तो पोलैंड के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट की तरफ से ये पूरा कोस्टल एरिया है, बाल्टिक सागर में ये इनिशिएट करता है। तो जो लिथुआनिया है इसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है बाल्टिक सी में, ये काफ़ी अच्छी है। आसपास के कंट्रीज अगर बाल्टिक सी में किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर लिथुआनिया का एक बहुत बड़ा सपोर्ट इन एक्सरसाइजेस को मिलता है। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? तो इसको बोलते हैं विल्नियस। क्या बोलते हैं? विल्नियस। और बाकी आप देख सकते हो रशिया की कैपिटल मॉस्को के बिल्कुल पास में पड़ता है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो लगभग रशिया से जुड़ा हुआ ये देश है। ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन इटली के पोरपेतो में किया जा रहा है, वहां पर विमेन्स ट्रैप इवेंट में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है सबीरा हारिस। क्या नाम है? सबीरा हारिस। ये भारतीय खिलाड़ी हैं और टोटल 40 राउंड थे। 40 राउंड में से इन्होंने 29 शूट बिल्कुल टारगेट पे किए हैं। और ये जो इवेंट था इनका, ये शॉटगन था, मतलब शॉटगन से इन्होंने शूटिंग करी है। टोटल 40 टारगेट्स में से 29 इनके सही जगह पर हिट हुए, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर एक इटली की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है। इनका नाम है सोफिया गोरी। क्या नाम है? सोफिया गोरी। और इनको कुछ फुल कोटा मिला हुआ था शूटिंग रेंज में। फुल कोटा का मतलब ये होता है कि उस केस में आपको एक्स्ट्रा राउंड भी कुछ मिलते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली तो 40 राउंड थे, लेकिन सोफिया गोरी जो है इनको 50 राउंड मिले थे। तो 50 राउंड में जो इन्होंने हिट किए हैं ये 39 हिट किए हैं, और साथ में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब जो गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैरी गारिसन। कैरी गारिसन। ओके, ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 40 में से 40 शूट टारगेट बिल्कुल सही जगह पर हिट किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड इन्होंने ही जीता है। बाकी इसके बारे में पूरा पोर्ट्रे मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो आप पीडीएफ से एक बार प्रॉपरली देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत की भव्या त्रिपाठी जो हैं इन्होंने 26वां स्थान हासिल किया है, और भारत की राजकुंवर इंगल जो हैं इन्होंने 33वां स्थान हासिल किया है शूटिंग में। ये भारतीय मूल के डॉक्टर कौन हैं जिनके नाम पर अबू धाबी में एक रोड का नाम रखा गया है? तो अबू धाबी में, मतलब अबू धाबी आपको पता ही है कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा ये भारतीय मूल के हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, इनको सम्मानित किया गया है इनकी सर्विसेज के लिए। और सरकार ने फैसला लिया है कि अबू धाबी के अंदर जो अल मफराक है वहां पर मेडिकल सिटी है, उस मेडिकल सिटी के अंदर एक स्ट्रीट का नाम इनके नाम पर रखा गया है। डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू जब केवल 26 साल के थे तब 1967 में ये यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच गए थे, और डॉक्टरेट करने के बाद वहीं पर इन्होंने सर्विसेज देना स्टार्ट किया। तो आपको पता है तब से लेकर आज तक 57 वर्ष करीब हो गए हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने अपना जीवन ही दे दिया है इस देश को, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया इस ऑनर से। और यूएई के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे? ये है राशिद अल मखतूम, और राष्ट्रपति हैं जायद अल नहान। जून 2024 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर कितना हो गया है? तो पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ के हो गया है 5.08%। और अगर बात करें मई के महीने में तो ये था मई में 4.75%। उससे पहले ये अप्रैल में था 4.83%। मतलब आप बोल सकते हो पिछले 3 महीने में इसमें सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। जब भी इन्फ्लेशन में उछाल आता है मतलब ये बढ़ता है, तो उस केस में बाजार पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो समझिए, जब भी बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर कम होती है। मतलब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो आदमी नॉर्मली जिन चीजों को खरीद पा रहा था बाजार में वो नहीं खरीद पाता है। इसी को आप आम भाषा में महंगाई बोलते हो। तो आप ये देख सकते हो अगले 1 महीने में, जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गई, अंडा, दूध, तरकारी हो गई, इन सारी चीजों के दाम आपको थोड़े थोड़े बढ़े देखने को मिल सकते हैं बाजार में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। भारत ने कौन से पड़ोसी देश के साथ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर एक पैक्ट पर साइन किया है? तो हाल ही में यह देश है भूटान। और भूटान आपको पता होना चाहिए पूरे एशिया में कार्बन नेगेटिव कंट्री है। कार्बन नेगेटिव का मतलब यह है कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है।
कार्बन पॉजिटिव तो बाकी कंट्री है ही है, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन भूटान पूरे एशिया रीजन में इकलौता ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं होता है। ऐसे में भूटान का एक डेलीगेशन भारत में आया और नई दिल्ली में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैं कीर्ति वर्धन सिंह, इनके साथ मुलाकात हुई है भूटान के नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर जैम शेरिंग की। तो इस मुलाकात के दौरान भारत सरकार ये चाहती है कि भूटान अपने वो आइडियाज भारत से शेयर करे, जिसके अंतर्गत वो पूरे भूटान को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन रख पा रहे हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें, ये है शेरिंग टोब्गे। क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे। ये भारत का कौन सा प्रोग्राम है जिसको 2024 के में मानवता के लिए गुलबेंकियान प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो गुलबेंकियान प्राइज जो है ये एक तरीके से उन प्रोग्राम्स को दिया जाता है या उन इनिशिएटिव को दिया जाता है जो कि मानव उद्धार के लिए बेहतर काम करते हैं या मानवता के लिए बेहतर काम करते हैं। तो इसके लिए सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा काफी पहले से चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अंदर किसानों की स्पेशल देखभाल करी जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी के साथ साथ इनका जो लोन वगैरह है, ऐसे किसान जिनकी अगर फसल खराब हो गई है तो उनका लोन भी माफ कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक किसान की जो खेती है उसको बीमा के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब इंश्योरेंस कवर्ड रखी जाती कि कल को अगर कुछ भी हो जाता है तो सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी। तो ऐसे में पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में ये प्राइज अनाउंस किया गया और जर्मनी की जो चांसलर रह चुकी है एंजेला मर्केल, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है आंध्र प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को। और पूरे दुनिया में करीब 181 ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे, 181 में से इकलौता ये प्रोग्राम चुना गया है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात। ये कौन है जो कि पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट करी गई हैं? आज तक पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी महिला नहीं थी जिनको चीफ जस्टिस की पोस्ट मिली थी। तो अब ये अपने आप में माइलस्टोन हो गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं न्यायमूर्ति आलिया नीलम। और आलिया नीलम ने जो अपना करियर है इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के साल 2008 में शुरुआत करी थी एडवोकेट के रूप में। उसके बाद 2013 में जाकर ये जज के रूप में अपॉइंट हुई हाई कोर्ट में, और तब से लेकर अब तक 11 साल की सर्विसेज के बाद अब ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बन गई हैं। इनको पाकिस्तान के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई है। और पाकिस्तान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पिछले साल ही प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। ये कौन सा राज्य है जहां पर पूर्वी भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करी जाएगी जो कि फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए होगी, मतलब विकलांग स्टूडेंट्स के लिए होगी? तो ये झारखंड के अंदर रांची में स्थापित करी जाएगी और इसका अनाउंसमेंट चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। अभी कुछ टाइम पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उस टाइम पर चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। तो इस टाइम पर क्योंकि जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन आ गए हैं, तो जो चंपाई सोरेन है ये इस टाइम पर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहाँ के। तो इन्हीं के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि रांची में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जहां पर केवल विकलांग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल हायर स्टडीज की व्यवस्था करी जाएगी। और इतना ही नहीं, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनको भी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखिए इसमें एंट्रेंस का क्राइटेरिया क्या होगा। इसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जाएगा। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट पास करेंगे उनको हर साल 10 लाख रुपए तक की एजुकेशन सपोर्ट दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि वो कहीं और जाके पढ़ना चाहते हैं या कहीं से और दूसरे अनदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम या करिकुलम कंप्लीट करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उन्हें मिलेगी मैक्सिमम। और इतना ही नहीं, 48,000 रुपए साल के अलग से मिलेंगे। ठीक है, 12 चौक 48, मतलब हर महीने का करीब 4,000 रुपए मिलेगा उनके पर्सनल मेंटेनेंस के लिए, मतलब रहने और खाने के लिए। तो ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। इसका नाम रखा गया है नवोथाम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इस टाइम पे झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है,
तो ध्यान रखें, इसको बोलते हैं बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। ये कौन है जिनको वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी की तरफ से हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के द्वारा भारतीय मूल के ये चोकलिंगम, इनको सम्मानित किया जाएगा हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड से। अब यह अवार्ड किसको दिया जाता है? देखिए, ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि पीड़ितों के लिए कुछ बेहतर कार्य करते हैं। तो के चोकलिंगम जो है, ठीक है, ये एक तरीके से विक्टिमोलॉजी क्यों कहलाते हैं? तो ये इसलिए कहलाते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई विक्टिम है, कोई एसिड विक्टिम है, या मान लीजिए किसी का हैरेसमेंट हुआ है, किसी का रेप हुआ है, या मान लीजिए कोई एब्यूज किया गया है बुरी तरीके से, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते आए हैं ये, ठीक है। उन्हें ये बताते हैं कि आपके राइट्स क्या है, इसके अलावा आप किस तरीके से दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, किस तरीके से आपको न्याय मिलेगा। तो ये जो कानूनी दांवपेच है, उससे ये मदद करते हैं लोगों की, जिसकी वजह से इनको हैंस वॉन्ग हेंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन से देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मिलिट्री मोबिलिटी को लेकर एक डील एक्ट साइन करी है? तो ये देश है रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस। इन तीनों ने एक साथ पैक्ट साइन किया है। ये तीनों देश मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरोपियन मैप में जब आप देखेंगे तो ये आपको रोमानिया दिख रहा है, ये बुल्गारिया दिख रहा है, और इससे ही सटा हुआ है नीचे आपको दिखाई दे रहा है ग्रीस। तो ये तीनों ने पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंतर्गत जो ये काला सागर है, काला सागर वाले रीजन में ये अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशनलिटी है, जो एबिलिटी है इनकी नेवल मिलिट्री की, उसको ये बढ़ाने का काम करेंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा इम्पैक्ट यूक्रेन के सपोर्ट को होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये मैप में आपको ऊपर यूक्रेन दिखाई दे रहा है और इधर ये रशिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के वॉर के अंतर्गत ये तीनों देश एक साथ आकर अपनी जो मोबिलिटी पावर है मिलिट्री की, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, और इसका सीधा फायदा नाटो को देखने को मिलेगा। मानसून ऑफर चल रहा है, आपको पता ही है, मैंने कल भी आपको बताया था। आप मेरा जीएसजीके का कोर्स अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर 50% ऑफ चल रहा है एग्जाम इंजन में, मेरे सभी बैचेस में। तो अच्छा मौका है जिन लोगों को भी महंगे लगते हैं कोर्स, या जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आप इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं। हेल्प 50 कोड है, ये डिस्काउंट कोड का जब आप यूज़ करेंगे तो जो भी प्राइस है सीधे आधे दाम हो जाएंगे। इस समय पर अच्छा मौका है, फायदा इसका उठा लीजिए। बैच के डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, तो अगर आप इस साल कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा, आप उससे बेहतर है आपको 50 to 60 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे, करीब 50 से 100 रुपए बस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इसमें आपको जीएस जीके के साथ साथ रीजनिंग भी पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो आप इस बैच को अगर अवेल करते हैं तो इसमें आपकी जीएस जीके और रीजनिंग पूरी कंप्लीट है। और अगर आप इस वाले को करते हैं तो इसमें आपका जीएस जीके का फाउंडेशन बैच है। ओके, तो 2 in 1 बैच आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाउंडेशन बैच में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है, ये आप हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, और साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया हुआ है। मेरे रिकॉर्डेड बैच की खास बात यह है कि आपको पता ही है, एग्जाम बिल्कुल सर पे लगा हुआ है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि लाइव बैचेस में आपको क्लासेस का इंतजार करना होता है, दूसरी और भी टेंशन होती है कि एग्जाम से पहले हमारा कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल समय बचे और आप जल्दी से जल्दी पूरी जीएस कंप्लीट कर लें, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। सभी बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।